ओके बेटा, सो आज हमारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास है। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आज हमने सबसे पहले तो एक सिलेबस देखना अपना कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स हमारे पास हैं, और फिर उसके हिसाब से आज ही हमने अपना पहला टॉपिक का भी आगाज़ करना है, ठीक है ना। सो अकाउंटिंग का तो कुल टोटल 10 चैप्टर्स हैं बेटा आपके पास, और इन 10 चैप्टर्स के हवाले से अगर हम मज़ीद डिस्कशन करें, सो मैं एक फ़ाइल अपने पास ओपन कर लूँ। आई थिंक मेरे पास डाउनलोड्स में होनी चाहिए वो। डाउनलोड्स में मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर ना। दैट इज डायरेक्टिव। सो देखो, पीआरसी 4 के अंदर आईकेप ने जिस ग्रेड में इसको डिवाइड किया है, इसके सिलेबस को, टोटल 10 चैप्टर्स मैंने आपको अभी शो करे। सो आईकेप ने उन 10 चैप्टर्स को जो है ना वो 3 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली ग्रेड आपके पास क्या लिखी हुई है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जिसके अंदर टोटल जो वेटेज है, आवर्स का मसला आपका नहीं है, टोटल जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की है बेटा? 40 टू 60 मार्क्स की है। सेकंड, उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वेटेज है वो 25 टू 35 मार्क्स की है, ठीक है। और फिर उसने ग्रेड सी के अंदर डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन रखा है, जिसकी वेटेज जो है वो 15 से 25 मार्क की है। अब देखना ये है कि जो इस ग्रेड के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। मतलब टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स को उसने 3 जगह डिवाइड कर दिया कि भाई ये एरिया 25 मार्क 30 मार्क का, ये एरिया 30 मार्क 40 मार्क का, ये एरिया 25 मार्क 20 मार्क का, ठीक है ना। तो आओ, पहला ग्रेड लिखा हुआ है अपने पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का। अच्छा देखो, साथ में प्रोफिशिएंसी लेवल भी हमारे पास आ रहा है और टेस्टिंग लेवल भी आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक लेवल चल रहा है, जो T1 P1 चल रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये लेवल 1 ही चल रहा है, बेसिक लेवल है आपके पास। तो जिसके अंदर हमारे पास कुल टोटल बेटा उसने 6 चैप्टर्स दे दिए। कौन कौन से चैप्टर्स दे दिए? 6 चैप्टर्स उसने हमारे पास दे दिए हैं। और उसके बाद रिमेनिंग उसने जो है ना, अच्छा 6 चैप्टर्स के अंदर भी उसने कुछ चैप्टर्स को बाइफरकेट किया है। फिर हमारे पास 3 चैप्टर्स उसने यहाँ दे दिए, और जैसे यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये मिला के एक चैप्टर है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके पास दूसरा चैप्टर है, और ये डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री ये एक चैप्टर है, और ये अलग चैप्टर है, ठीक है। मतलब 4 चैप्टर हो गए नीचे, 4 नीचे हो गए और 6 ऊपर हो गए, टोटल 10 चैप्टर हमारे पास उसने कर दिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कि डिफिकल्टी लेवल 2 पे दिया हुआ है उसने आईकेप ने, ठीक है ना। बाकी जो सारे के सारे रेस्ट ऑफ द 8 चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे बेसिक लेवल चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को देखें तो ये कौन सी ग्रेड में फॉल करता है बेटा? ये ग्रेड ए में फॉल करता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी ग्रेड ए के अंदर फॉल करता है। लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस भी ग्रेड ए के अंदर फॉल करता है। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स भी ग्रेड ए के अंदर फॉल करता है। और मेरा प्यारा बच्चा, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स भी जो है वो, बैड्स एंड डाउटफुल डेट्स भी ग्रेड ए के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हमने ग्रेड सी में देखा था, और ग्रेड सी के लिहाज से, कहाँ गया भाई, ग्रेड सी के लिहाज से डेप्रिसिएशन ग्रेड सी में है और इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी ग्रेड सी के अंदर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास आएगा ग्रेड बी के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी ग्रेड बी के अंदर आएगा, और बैंक रिकन्सिलिएशन ग्रेड ए के अंदर आएगा, ठीक है। इन्होंने बैंक रिकन्सिलिएशन को ग्रेड ए के अंदर रखा हुआ था, ठीक हो गया प्यारे बच्चे। तो कहने का मकसद ये कि कुछ इस तरीके से आपकी ग्रेड्स आएगी, जिसमें से जो बेसिक लेवल था वो ग्रेड ए और सी का बेसिक लेवल है, और ग्रेड बी के ऊपर थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम अपने पास चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और चूंकि हमारे पास बच्चे ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नहीं पता होता कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ना होता है। खासतौर पर प्री मेडिकल पे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास प्री मेडिकल के एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे,
ठीक है ना। तो अब प्री मेडिकल वाले बच्चे को तो अकाउंटिंग का नहीं पता, बोलो अकाउंटिंग तो बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। तो उसके लिए बात यह है बेटा कि अकाउंटिंग कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग एक पुराना सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे तुम्हारे सामने आ रहा है। लेकिन आप अकाउंटिंग आपके घर वाले भी करते हुए आ रहे हैं, आप भी अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हैं। मुझे एक बात बताए ना, आपको लास्ट मंथ अब्बा से पॉकेट मनी मिली 15,000 रुपए, ठीक है, आपने 12,000 रुपए खाए, कितने हजार रुपए बचे बोलो? 15,000 रुपए मिले, 12,000 रुपए आपने खर्च कर लिए, कितने हजार रुपए बचे आपके पास? 3,000 बचे। तो 3,000 आपकी सेविंग्स है। तो पैसे आए कितने? 15,000। पैसे खर्च कितने हुए? 12,000। पैसे बचे कितने? ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग ये है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अकाउंटिंग एक सबसे छोटी सी एक डेफिनेशन अपने पास देख लेते हैं भाई, और फिर उसके हिसाब से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक आधी डेफिनेशन अकाउंटिंग की मैंने आपके सामने लिखी है, और अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the information of financial nature and interpreting the result thereof. There are two kinds of accounting, financial accounting and managerial accounting. So accounting में पहला स्टेप क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। किसको रिकॉर्ड करना? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी इवेंट, आपने कहीं पैसे खर्च करे, आपको कहीं से पैसे मिले, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, आपने कहीं खर्चा किया, इस चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड पार्ट के ऊपर उसको क्या करेंगे बेटा? क्लासिफाइंग करेंगे। अभी बता दो क्लासिफाइंग का मतलब क्या। थर्ड टाइप पे क्या करेंगे? उसको हम समराइज करेंगे, और चौथे पार्ट के ऊपर इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा अपने पास कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक बात बताता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास एक स्टूडेंट है बिलाल उमैर के नाम से, ठीक है। अब बिलाल उमैर को जो है वो उसके फादर रोजाना 500 रुपीज देते हैं, रोजाना 500 रुपए देते हैं। तो टोटल पैसे, टोटल 30 दिन होते हैं, टोटल कितने पैसे मिले बेटा उसको? 15,000। क्या मैं कह सकता हूं कि 15,000 उसकी इनकम है? अब्बा से पैसे मिले, मिले नहीं मिले? अच्छा सर, ये 15,000 रुपए तो अब्बा से मिले, 5,000 रुपए उसको अम्मी ने भी दिए। 5,000 रुपए किसने दिए बेटा? उसकी अम्मी ने दिए, ये अब्बू ने दिए थे उसको। टोटल पैसे कितने हो गए? 20,000 रुपये। तो उसके बाद जो टोटल उसकी इनकम हुई वो कितने हज़ार रुपये हो गई? 20,000 रुपये। अच्छा, वो जब अब्बू से 500 रुपीज़ डोज लेता है तो अब्बू को बोलता है कि भाई अब्बू पैसे पूरे नहीं हो रहे, पैसे बढ़ा कर दो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पैसे क्या करो? बढ़ा कर दो। तो अब्बा उससे बोलेंगे अच्छा मुझे बताओ कहाँ का खर्चा करते हो, हैं दिखाओ कहाँ का खर्चा किया है। अब उस बच्चे के पास रिकॉर्ड तो मेंटेन हुआ है? नहीं हुआ हुआ, उसने तो बस खर्चा कर दिए लेके पैसे। तो कहने के अच्छा चलो अब इस महीने से खर्चा रिकॉर्ड करना और मुझे बताना किस चीज़ पे कितना खर्चा आपने किया। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, वो उमैर नाम, बिलाल नाम का बच्चा इंस्टीट्यूट आएगा और जाएगा तो 100 रुपये उसके आने में खर्च होंगे, अज्यूम 100 रुपये उसके जाने में खर्च होंगे। डेली कितने का उसका कन्वेंस का खर्चा हो गया बेटा? हैं 200 रुपये का। 100 रुपये आने के, 100 रुपये जाने के। अच्छा, फिर लेट से हमारे पास एक ब्रेक होती है 1 बजे, 1 PM के ऊपर ब्रेक होती है। बोलो सर सुबह से क्लास ले रहा होता हूँ, तो क्लास लेने के टाइम के बाद मुझे फ्राइज भी लेने होते हैं लेट से 100 रुपये के, और पानी की बॉटल भी लेनी होती है 50 रुपये की, है ना। तो कुल मिलाकर उसने ये कितने पैसे खर्चा कर दिए? 350 रुपये। ठीक है, अभी कितने पैसे बचे उसके पास? 150 रुपये। फिर कहने लगा सर क्योंकि अब देर तक क्लासेस हो रही हैं तो एक सेकंड ब्रेक 5 बजे भी होती है, तो उस ब्रेक में भी मुझे फ्राइज लेनी पड़ती है 100 रुपये की, और एक पानी की बोतल भी लेनी पड़ती है 50 रुपये की। कितने पैसे हो गए बेटा? टोटल 500 रुपये हो गए। अच्छा, अब फिर चूँकि दोस्ती भी हो गई है तो अगर दोस्त बोलते हैं कहीं चाय पीने चल लो
या बिरयानी खा लेते हैं या कुछ ये खा लेते हैं, तो सर उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा में भी कभी कभार खर्चा हो जाता है, तो वो लेट से 150 रुपये तक का चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे एक बात ये बताइए, क्या 1 जनवरी को वो इस तरीके से करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। क्या 2 जनवरी को भी वो इसी तरीके से करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा, है भाई, ऐसा ही है ना? तो मैंने इसको ऐसे उठाया, और हमने इसको यहां से टिल द एंड ऑफ 30 जनवरी तक ले गए कि भाई वो रोजाना यही काम करेगा। अब उसने रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर लिया कि मैं रोजाना किस किस चीजों के ऊपर पैसा खर्च करता हूं ना, तो इसने क्या किया, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करेगा? अच्छा, क्योंकि देखो रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड बनाते टाइम तो वो बहुत सारे पेजेस के ऊपर आ गया ना, आधी कॉपी भर दी उसने 1 महीने के अंदर, रोजाना 1 पेज भरा, रोजाना 1 पेज भरा, तो 30 पेज भर दिए उसने मिसाल के तौर के ऊपर। अब 30 पेज रिव्यू थोड़ी करेंगे, तो रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाइंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लासिफाई करना पड़ेगा कि सर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो मंथ के एंड के ऊपर 30 जनवरी को हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि सर कन्वेंस के ऊपर कितने खर्च हुए। भाई रोजाना के 200 रुपये खर्च हो रहे थे, 30 दिन तक खर्च हुए, कितने होगा बेटा? 6000 रुपीज होगा कन्वेंस के। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ब्रेक के कितने पैसे हुए? फर्स्ट ब्रेक के कितने हुए? 150 रुपये। 150 को भी 30 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? जल्दी से बताओ। 4500। ठीक है, अच्छा, फिर सेकंड ब्रेक के ही पैसे बताओ जल्दी से, वो भी कितने हुए? टोटल अब तक कितने पैसे हो चुके हैं? क्या 15,000 रुपये हो चुके हैं? हाँ सर 15,000 रुपये हो चुके हैं, जितने अब्बा ने दिए वो पूरे के पूरे उड़ा दिए। अच्छा, कुछ फिर हमने एक्स्ट्रा में भी लाए थे ना, लेट से बच्चा बिरयानी खाने जाता है, 150 रुपये लगते हैं, और हफ्ते में वो 20 दफ़ा चला गया, तो कितने पैसे हुए बिरयानी के? 3,000 रुपये होगा। टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है? टोटल पैसा खर्च हो गया 18,000 रुपये। क्या मैं इसको लिख दूं? टोटल और खर्चे को बोलते हैं हम एक्सपेंस। टोटल खर्चा कितना हो गया बेटा? 18,000 रुपये खर्चा हो गया। मुझे बताओ इसकी इनकम कितनी थी? इसकी टोटल इनकम कितनी थी? 20,000 रुपये थी। कितना खर्चा इसने कर दिया? 18,000 रुपये कर दिया। ठीक है ना? तो मुझे बताएं कि अगर हम इसका रिजल्ट निकालते हैं, देखो पहले हमने रिकॉर्ड को मेंटेन किया, हाँ सर रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया, रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको हमने समराइज किया, छोटा कर दिया कि जो कन्वेंस के थे वो कन्वेंस में डाल दिए, जो फर्स्ट ब्रेक के थे, सेकंड ब्रेक के थे, और जो एक्स्ट्रा के पैसे थे वो हमने उनके रेलेवेंट हेड्स के अंदर क्या कर दी बेटा? पोस्टिंग कर दी। रेलेवेंट हेड्स में पोस्टिंग करने के बाद हमने उनको क्लासिफाई भी कर लिया कि फर्स्ट ब्रेक के थे, सेकंड ब्रेक के थे। अब क्या करना है? चौथे पे रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। अब रिजल्ट इंटरप्रेट करने के अंदर हम रिजल्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं रिजल्ट। मुझे बताएं इसकी इनकम कितनी थी? इनकम थी सर इसकी 20,000 रुपीज की। ठीक है, अच्छा, इनकम के बाद इसका जो एक्सपेंस था वो कितना था? 18,000। अकाउंटिंग के अंदर हमें कोई चीज माइनस करनी होती है तो हम उसके नीचे लिख के ब्रैकेट डाल देते हैं। मैथ्स में क्या करते हैं? 20,000 माइनस 18,000 ऐसे करते हैं ना, इक्वल्स टू 2,000। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? हम वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर प्लस माइनस करते हैं। तो 20,000 में से 18,000 चूंकि माइनस करने थे तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के। कितने पैसे बचे बेटा? 2,000 रुपये बच गए, और मैं बोलता हूं कि 2,000 रुपये हमने ये डाल दिए किसमें? सेविंग्स के अंदर। क्या आपके बात समझ में आ रही है?
तो इस चीज़ को अपने पास ज़रा कॉपी कर लें और फिर हम आगे मूव करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको बेटा? ये एक अकाउंटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर खुद भी घर में कर रहे होते हैं, इवन वो लोग भी कर रहे होते हैं जिनको अकाउंटिंग का नहीं पता। तो अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट आप लोग पहली दफ़ा पढ़ोगे, लेकिन आप लोगों के पास ये स्किल्स, ये काम पहले से करते हुए आ रहे हैं, सबको पता है कि होता क्या है। सिर्फ अब एक पैटर्न सीखना है कि अकाउंटिंग का पैटर्न किस तरीके से होगा, ठीक है ना? कॉपी कर लिया? ओके। अब सर अगर हम अपनी बुक को ही देखें तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन के अंदर फर्दर भी चीज़ें लिखी हुई थी हमारे पास, है ना? उसको हम इग्नोर करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल। तो इस अकाउंटिंग साइकिल को ज़रा अपने पास नोट डाउन करिएगा और फिर हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। डन प्यारे बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से मैसेज करके बताओ। चलो ओके। सो देखिए अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है। अकाउंटिंग एक पूरे प्रोसेस का नाम है और उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस प्रोसेस के अंदर बेटा आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, पहला स्टेप। मैंने कहा था ना रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग किसी करेंगे? ट्रांजैक्शन की करेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? पढ़ते आओ, देखिए क्या लिखा हुआ है अरबी ज़बान में। एन इवेंट दैट हैज़ अ मॉनेटरी इम्पैक्ट and needs to be recorded in the books of accounts is called transaction. A business usually has thousands of transactions in an accounting period. देखो कह रहा है कि ऐसा इवेंट का मतलब ऐसी कोई हरकत जो कि जिसके ऊपर पैसे का इम्पैक्ट शामिल हो, मॉनेटरी इम्पैक्ट, पैसे का इम्पैक्ट शामिल हो, या तो किसी से पैसे लिए हो या तो किसी को पैसे दिए हो, किसी से सामान लिया हो, किसी को सामान बेचा हो। तो इस तरह के इवेंट को, अच्छा क्या मिसाल के तौर के ऊपर मुझे एक बात बताएं, मैंने किसी से सामान खरीदा है, सामान लिया। सामान खरीदने का मतलब ये कि मैंने पैसे मैंने दे दिए उसको और मैंने सामान ले लिया। क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? हाँ सर करेंगे। सामान आया है आपके पास, इसको रिकॉर्ड करेंगे, और पैसे आपके पास से चलेगा, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, है ना? तो इसको क्या हुआ कि सामान लिया, पैसे दिए, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई।
अच्छा, ट्रांजैक्शन हमेशा टू वे होती है, ठीक है, गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब है, सामान लूंगा तो पैसे दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं किसी को सामान बेचूंगा तो सामान बेचूंगा और पैसे, क्या मुफ्त में सामान बेच के पैसे ही लूंगा क्या? सर ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसका मतलब ये टू वे प्रोसेस है, गिव एंड टेक वाला। तो अकाउंटिंग के अंदर इवेंट जो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं जिसमें पैसे का इम्पैक्ट शामिल हो और वो लाजमी हो क्या रिकॉर्ड करना, लाजमी हो रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब बिजनेस यूजुअली हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस की जो है वो हज़ारों के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो सकती है इन एन अकाउंटिंग पीरियड। सर व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? देखो बेटे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंटरनेशनल IS 1 का मतलब क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, एज पर IS 1 अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल्स टू 12 months। अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है बेटा? 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसमें नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। एक ये है, आपने अक्सर सुना होगा भाई कंपनी में क्लोजिंग चल रही है, बंदा लेट आ रहा है, सुना है नाम ऐसा? सर भाई कहाँ है? भाई कंपनी में जॉब करता है और भाई आजकल लेट क्यों आ रहा है? भाई कंपनी क्लोजिंग चल रही है। तो वो क्लोजिंग किसकी चल रही है? अकाउंट्स की क्लोजिंग चल रही है ना, इसीलिए बंदा लेट हो रहा है। तो अकाउंट्स की क्लोजिंग साल में 2 दफा होगी। जो कंपनी जनवरी टू दिसंबर फॉलो करती है उनके अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? दिसंबर में क्लोज होंगे, साल खत्म होगा तो अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा सर इसके अलावा भी होता है क्या? हाँ इसके अलावा भी होता है। 1 जुलाई से 30 जून। तो अकाउंटिंग पीरियड 2 तरीके के होते हैं, तो जनवरी टू दिसंबर या तो जुलाई टू जून के 1 जुलाई को ओपन होंगे और 30 जून को अकाउंट्स क्लोज होंगे। तो दोनों केसेस के अंदर 12 मंथ्स का ही पीरियड हमारे पास आता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर सेकंड हमारे पास क्या था? ट्रांजैक्शन। समझ में आ गई ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आता है कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ओके, अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बुक्स बनानी होती है। देखो किसी बंदे से पैसे लेने होंगे तो पैसे लेने वाली बुक बनाएंगे। पैसे लेने को बोलते हैं रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? हाँ भाई बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो। पैसे लेने को क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। और देने को क्या बोलेंगे फिर? पेएबल। देने को क्या बोलेंगे? पेएबल। बिल्कुल आरती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनकी जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लिखा हुआ है, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? बुक्स बनाएंगे। बुक्स का मतलब ये है कि हम यहां पर कुछ जर्नल्स बनाएंगे। जर्नल्स बोलो या बुक्स बोलो एक ही बात है। सर कितने तरीके की? क्योंकि बहुत सारे तरीके की होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक कॉमन जर्नल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जनरल, जो जी वाला जनरल का मतलब क्या है? आम, और जर्नल का मतलब बुक्स। आम बुक हमने बना ली है कि ये बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सेकंड, अगर मैं कहीं किसी चीज से परचेज करता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज, बोलो बेटा, परचेज जर्नल या परचेज बुक्स, ठीक है। थर्ड हम बनाते हैं इसके अंदर परचेज रिटर्न जर्नल। सर परचेज रिटर्न क्या होती है? भाई जब सामान लिया तो क्या हो गई? वो परचेज हो गई, है ना। अच्छा कुछ सामान डिफेक्टिव निकला तो हमने सप्लायर को वापस कर दिया, तो सप्लायर को वापस कर दिया तो वो क्या हो गई? परचेज रिटर्न हो गई, कि जो आपने सर सामान लिया था वो आपने वापस कर दिया। आ रही है बस में?
तो एक बनता है जर्नल जर्नल, एक बनता है परचेज जर्नल, एक बनता है परचेज रिटर्न जर्नल। अच्छा सर सेल करेंगे तो सेल का जर्नल बनाएंगे क्या? हाँ सर बनाएंगे ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स जर्नल। क्या बोलेंगे बेटा? सेल्स जर्नल। अच्छा क्या सर सेल्स रिटर्न होती है? कभी खरीदा हुआ सामान वापस किया है? ये नहीं किया, मैंने तो किया है। और मैंने बोल के किया कि हमारी अम्मी कहती है कि वापस कर लो। बचपन में ये बोल बच्चा ये बोल के करता है ना, अम्मी कह रही है वापस कर लो, तो उसको सर सेल्स रिकॉर्ड नहीं वापस नहीं आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न जर्नल है। तो बेटा जो सेकंड स्टेप हमारे पास था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का, उसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उनके अपने अपने रेलेवेंट जर्नल्स के अंदर, जिसके कॉमन जर्नल्स के नाम मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई मसला है तो मुझसे बात करें। अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना वो थोड़े से मुझसे इंटरेक्टिव रहा करें मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू, ताकि एक पेज बना रहे हमारा ना, एक बॉन्डिंग बनी रहे। तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आए फौरन मुझे मैसेज करें। कोई चीज़ समझ में आए तो क्लियर लिख दें, खत्म हो गई बात। ताकि मुझे पता रहेगा कि आप लोग क्लास में अटेंटिव होते हैं। बातों का क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में बच्चा है तो सही, क्लास अलग चल रही है, मोबाइल अलग चला रहा है, फेसबुक, ये नोटिफिकेशन किसकी आई, है ना। फर्स्ट जुलाई से 30 जून 12 मंथ्स का। अमान क्या कह रहे हो बेटा, समझा नहीं मैं। फर्स्ट जुलाई से 30 जून ये 12 मंथ्स का तो ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पीरियड 12 मंथ्स के हैं अमान, जनवरी टू दिसंबर वाला भी और जुलाई टू जून वाला भी, दोनों ही पीरियड 12 मंथ्स के हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हम लोग आगे मूव करें। पहला स्टेप क्या होता है बेटा अकाउंटिंग का, जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसको अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। उसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किसके अंदर? बुक्स ऑफ, बोलो बुक किसमें? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। देखो ना लिखा हुआ है, किसमें रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर। सर बुक्स किस किस तरीके की होती है? भाई इन तरीके की बुक्स होती हैं। अब हर बुक बनाना सीखेंगे कि भाई जर्नल जर्नल कैसे बनता है, परचेज का जर्नल कैसे बनेगा, सेल का जर्नल कैसे बनेगा, ऐसे ना। अच्छा सर इसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद एक बुक होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक, वही बनाना सीखेंगे साथ के अंदर। तो कुल मिला के कुछ 6 तरीके की बुक्स हैं जो कि हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर पढ़नी है अपने पास। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा देखो फिर हमारे पास लेजर्स के ऊपर मैं पेंडिंग लिखता हूँ, ट्रायल बैलेंस के ऊपर पेंडिंग लिखता हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पेंडिंग लिखा है, क्योंकि अभी हम सारे स्टेप्स एक साथ नहीं पढ़ सकते वरना सब मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा देखो बेटा कभी भी किसी भी चीज जो है ना पढ़ने से पहले उस चीज की आपको बेसिक्स पता हो। आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश का क्या पता होना जरूरी है? हाँ भाई, इंग्लिश पढ़ने से पहले इंग्लिश से पहले क्या होना पता होना जरूरी है? नहीं, जब बच्चा छोटा होता तो डायरेक्ट उसको ग्रामर पढ़ाते हैं क्या? बताओ ना। अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अल्फाबेट्स, ताकि उसको पता हो कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि हमने अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पिलर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? और अपने पास हेडिंग लगाइएगा, उस पिलर्स को हम लोग नाम देते हैं अपने पास बेसिक
अकाउंटिंग एलिमेंट्स। उन पिलर्स को क्या नाम देंगे अपने पास मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स। कितने तरीके के अकाउंटिंग एलिमेंट्स होते हैं? 5 तरीके के अकाउंटिंग के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब टोटल अकाउंटिंग की बेस जो है बेटा वो इन 5 चीजों पर खड़ी हुई है। ये वो 5 चीजें हैं जो कि अकाउंटिंग मिलकर बनाते हैं। पहली चीज क्या सर? पहली चीज का नाम होता है एसेट। पहला अकाउंटिंग का एलिमेंट एसेट। दूसरा अकाउंटिंग का एलिमेंट रेवेन्यू। तीसरा अकाउंटिंग का एलिमेंट इक्विटी। चौथा अकाउंटिंग का एलिमेंट एक्सपेंस। और पांचवा अकाउंटिंग का एलिमेंट लायबिलिटी। तो ये 5 बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर जो है बेटा हमारे पास क्या है? बेस करता है। एक भी चीज आउट होगी तो वो अकाउंटिंग से बाहर हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग इन 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसको नोट डाउन करें और आफ्टर माइंड डालें एसेट। आज हमारा टारगेट एसेट पढ़ना है कि व्हाट इज एसेट। चले आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब मेरे साथ हैं? ओके भाई। तो हमने सवाल क्या लिखा? आप लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा होगा, व्हाट इज क्या बेटा? एसेट। एसेट क्या है? देखो पहले बच्चा छोटा होता है ना, पहला वो बोलता है फैन को देख के कि ये फैन ये क्या है। तो फिर उसको फादर बताते हैं कि बेटा ये क्या है? बेटा ये फैन है। फिर वो पूछता है कि ये फैन क्यों है? तो उसको बताते हैं बेटा ये गर्मी लगती है तो ये हवा देता है, ठंडक हो जाती है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा ये फैन है और इसका काम क्या है? हवा देना काम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एसेट क्या है और एसेट क्यों है। पर्पस भी तो पता चले ना कि एसेट का पर्पस क्या है, ताकि फिर हम आगे जिंदगी में लाइफ में कभी भी एसिड नहीं बोलेंगे कि एसिड होता क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिखते हैं, फिर उसको अपने पास कॉपी करिएगा। तो मैं लिखता हूं कि एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज एसेट which provides anything can be treated as an asset which provides future economic benefits have a certain life and can be controlled or owned by the entity। तो
अकाउंटिंग एक छोटी सी डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखी प्यारे बच्चों, कि हर वो चीज आप एसेट बोल सकते हैं जो आपको तीन चीजें प्रोवाइड करे। क्या चीजें बेटा? बोलो, तीन चीजें प्रोवाइड करे। मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ऑनलाइन वालों घर में ही रिपीट करो। हर वो चीज एसेट है जो कि क्या चीजें प्रोवाइड करे? तीन चीजें प्रोवाइड करे। पहली चीज, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट दे, अभी नहीं फ्यूचर में देगा। पहला क्राइटेरिया कि फ्यूचर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। सेकंड क्राइटेरिया, उसकी एक सर्टेन लाइफ भी हो। और तीसरा क्राइटेरिया कि आप उसको ओन करते हो और कंट्रोल भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है आपका, है भाई? क्या लैपटॉप एसेट है या नहीं है? चेक करो, क्या लैपटॉप आपको बेनिफिट देता है? हाँ सर, टाइपिंग करनी होगी टाइप कर लूंगा, क्लास लेनी होगी, कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा, मूवी देखनी होगी, तो लैपटॉप मुझे बेनिफिट देगा। पहली का टिक हो गया। दूसरी, क्या लैपटॉप की डेफिनेट लाइफ है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कयामत तक चलेगा लैपटॉप। हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल, 20 साल, उसके बाद डेड हो जाएगा वो। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, क्या लैपटॉप को आप कंट्रोल कर सकते हो या ओन कर सकते हो? हाँ सर, खरीद लूंगा तो मैं ओन करूंगा, और अगर कंट्रोल भी कर सकता हूं तब भी वो एसेट है। भाई मिसाल के तौर के ऊपर आपने अपने भाई का लैपटॉप लेकर यूज कर रहे हो, भाई 5 महीने के लिए आपने लैपटॉप लिया हुआ अपने भाई से, तो क्या आप उसको ओन करते हो लैपटॉप को? नहीं करते। वो तो ओनरशिप तो किसकी है? भाई की है। लेकिन कंट्रोल कौन कर सकता है? कंट्रोल तो आप कर सकते हो अभी। तो तीनों चीज आपके पास क्राइटेरिया मीट होता ही नहीं होता है कि लैपटॉप हमें फ्यूचर बेनिफिट भी देता है, बोलो, डेफिनेट लाइफ भी है, और उसके बाद उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो लैपटॉप हमारे लिए क्या कहलाएगा अकाउंटिंग की जबान में? एसेट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एसी लगा हुआ हमारे पास रूम में, क्या एसी एसिड है या नहीं है? क्या एसी हमें बेनिफिट देता है? हाँ सर, गर्मी लगेगी चलाएंगे, ठंडक देगी, है ना? क्या एसी की लाइफ है? हाँ सर बिल्कुल है सर, इसकी कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है ना? क्या एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ सर, अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो। तो एसी भी मेरे लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एसिड हो जाएगा। तो हर वो चीज एसिड है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी एक सर्टेन लाइफ भी हो, और जो आपको फ्यूचर बेनिफिट भी प्रोवाइड करे, तो वो चीज क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। रितेश, वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चे। आरती उसको थोड़ा सा होल्ड करके करेंगे, ठीक है? तो आगे मूव करें। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि सर एसिड की एग्जांपल्स, कि सर बेसिक एग्जांपल्स हमारे पास एसिड्स की क्या होती है। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों उस केस के अंदर बेसिक एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा अपने पास? क्या लैपटॉप एसिड है? बिल्कुल है। सेकंड हमने लिखा, क्या एसी आपके पास एसिड है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल एसिड है। थर्ड चीज, फर्नीचर एसिड है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल एसिड है। फोर्थ, क्या कैश, कैश का मतलब पैसा जो आपके हाथ में, एसिड है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल एसिड है, हमें बेनिफिट भी देगा, लाइफ भी, और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कैश भी हमारे पास क्या हो गया? एसिड हो गया। फिफ्थ, मुझे बताएं बिल्डिंग क्या एसिड है या नहीं है? है भाई? कैसे? हम उसमें रहते हैं, हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है वो, उसकी एक सर्टेन लाइफ भी है, ठीक है ना, और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें जो कि बंदा खरीदता है और फिर उसको बेचता है। कोई चीज हम खरीदें और फिर उसको हम बेचें। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर मेरी एक दुकान है कपड़े की, मैं फैक्ट्री से कपड़ा खरीदता हूँ और फिर कपड़ा बेचता हूँ। तो जो मेरे लिए कपड़ा है वो मेरे लिए कहलाएगा इन्वेंट्री,
क्या कहलाएगा बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हर वो चीज होती है जिस चीज का आप कारोबार करते हो। तो इन्वेंट्री भी क्या है बेटा? आपको एसेट है। कैसे? कि आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, आप उसकी एक सर्टेन लाइफ भी है, एक्सपायरी के बाद तो खत्म हो जाएगी ना वो, और हम उसको फ्यूचर बेनिफिट भी देंगे। हाँ, इन्वेंट्री को बेचेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास। आ रही बात में? तो इन्वेंट्री भी हमारे पास क्या होगी? एसेट की एक टाइप है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी। क्या नाम लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है? प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का उसमें क्या काम है भाई कंपनी में? तो वो मुझे कंपनी को क्या फायदा देगी? कोई फायदा नहीं देगी। ये प्लांट वो पौधों वाला प्लांट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कौन सा वाला प्लांट है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर। ये वो है जो टेक्नोलॉजी यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग में, नहीं वो नहीं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर भाई एक जगह कपड़ा जा रहा है, धागा जा रहा है और उस तरफ से मशीन में जाकर कपड़ा बन के निकलता है, जो मशीनरी है उसको हम प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। ठीक है ना? और आगे जाके इसको IS 16 के अंदर लेके जाएंगे हम लोग, जो कि होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर वो बात की बात है, अभी की बात नहीं है। ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ आंसर सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं आंसर चाहूँ भी तो नहीं कर सकता अभी इस स्टेज के ऊपर, चूंकि फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना? तो आगे जाके उनको भी आंसर करूंगा मैं। ठीक है? अच्छा जी, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर उन सब चीज़ों को प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर शामिल हो और वो कंपनी को फायदा पहुंचाए। ठीक है ना? तो प्लांट एंड मशीनरी भी आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? एसेट कहलाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या सॉफ्टवेयर आपका एसेट है या नहीं है? क्या सॉफ्टवेयर आपका एसेट है या नहीं है? कैसे? हम कैसे बनाते हैं? देखो सॉफ्टवेयर जो है ना, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने विंडोज का विंडोज परचेज करी। विंडोज क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है, या विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं है? ऐसा बिल्कुल है। हमने एक विंडोज का वर्जन परचेज किया है। क्या लैपटॉप को चलाने के लिए विंडोज जरूरी है या नहीं है? या बगैर विंडोज के मैं लैपटॉप चला लूंगा? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्या विंडोज आपको बेनिफिट देगा? हाँ सर, बिल्कुल बेनिफिट दे रहा है। क्या विंडोज की एक लाइफ है? हाँ सर, जितने साल के लिए आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी उतने साल चलेगा, उसके बाद दोबारा बोलेगा वो एक्टिवेट योर विंडोज, जो सिस्टम में लिखा हुआ आ रहा होता है कि विंडोज एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। वो क्या होता है कि भाई लाइसेंस इतने टाइम का था, वो हो गया, अब विंडोज एक्सपायर होगा, दोबारा रिन्यू करो, दोबारा पैसे भरो। और क्या हम विंडोज को ऑन कर सकते हैं, अभी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ सर, चीज़ें हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ों के अंदर। तो विंडोज़ भी हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे आपके पास हमने एक पोर्टल की फैसिलिटी दी है कि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद है, तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे लिए जो पोर्टल है वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर कहलाएगा, और वो एसेट है हमारा कि आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है? और उसकी एक सर्टेन लाइफ भी, हमने जितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन ली होगी उतने टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी क्या कहलाएगा बेटा? एसेट कहलाएगा। एक और चीज, क्या लिखा मैंने? ब्रांड नेम एंड लोगो। इसका मतलब क्या होता है? ब्रांड नेम एंड लोगो का मतलब क्या होता है? क्या मैं KFC के नाम से दुकान खोल सकता हूं क्या? या मैं एक अपनी कोई कोला की कोई वो खोलता हूं मैं कंपनी और पेप्सी का लोगो यूज करूंगा? कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकता, केस हो जाएगा मेरे ऊपर। वो उनके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है ना? तो कहने का मकसद क्या है? किसी भी कंपनी का नाम, उस कंपनी का लोगो, चूंकि उस कंपनी की पहचान होती है, गुडविल क्रिएट हुई होती है, तो वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ब्रांड नेम
और लोगो भी आपके पास एसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या अब आपको समझ में आया? मैंने कुछ 9 एग्जाम्पल से करीब आपके सामने लिखी है, अभी तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम एसेट के आगे जाके देखेंगे। तो क्या आपको एसेट समझ में आता है कि भाई एसेट किसको बोलते हैं? है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है व्हाट इज एसेट? खासतौर पर वो स्टूडेंट जो कि पहली दफा पढ़ रहे हैं। देखिए उसमें लाइफ नहीं आएगी, लेकिन चूंकि तब भी वो आपको रेवेन्यू के लिए शो करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ नहीं होती, लेकिन तब भी हम उसको एज अ एसेट ट्रीट करते। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, आपकी इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने लैंड भी लिख दी। तो लैंड क्या है कि लैंड आपके पास ज़मीन है, लेकिन लैंड की क्या होती है कि लैंड को आप फ्यूचर बेनिफिट तो देती है, आप उसको ओन भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती, इनफाइनाइट होती है उसकी लाइफ। तो सर वो एसेट होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ का इम्पैक्ट नहीं आता और वो आपको क्या पैसे कमा के दे सकते हैं? क्या रेवेन्यू मेकिंग हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल, रेवेन्यू आप लैंड को जो है वो रेंट के ऊपर दे दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से जैसे ब्रांड नेम था, ब्रांड नेम की भी तो लाइफ तो होती ही नहीं है कोई, होगी या नहीं होगी? नहीं सर, ब्रांड नेम की भी कोई लाइफ नहीं होगी। लेकिन क्या ब्रांड नेम यूज होने से आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो कुछ चीजें जो कि जिनकी लाइफ नहीं होती लेकिन तब भी वो आपको रेवेन्यू कमा के देती है रिटर्न, तो आप उन चीजों को भी एसेट बोलते हो। अमान कह रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन करें एक लाइन में, एसेट को क्या कहते हैं? एसेट को क्या कहते हैं अमान? हम चीजों को एसेट बोलते हैं, एसेट को क्या नहीं कहते, हम चीजों को एसेट बोलते हैं कि कौन कौन सी चीजें मेरे पास एसेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये नजर आ रहा है आपको? ऐसे तो उल्टा नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसे देखो, ये नजर आ रहा है आपको? ये क्या है अमान? अब ये नहीं बोलना कि ये मोबाइल फोन है, कीबोर्ड है। क्या इस कीबोर्ड नाम की चीज को मैं एसेट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। बात तो ये है, क्या ये मेरे लिए एसेट है या नहीं है? चेक करते हैं, क्या ये हमें बेनिफिट देगा? हाँ सर, आपको कोई टाइप करना होगा तो आप इससे टाइप कर सकते हैं, है ना? अच्छा, तो बेनिफिट तो देगा। क्या इसकी सर्टेन लाइफ है या नहीं है? हाँ सर, 5 साल 10 साल 15 साल इसकी भी लाइफ है। क्या मैं इसको ओन और कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। हाँ सर, कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, अभी मेरे हाथ में, अभी चाहूँ मैं रख दूँ, अभी जाऊँ मैं, ये बच्चा बैठा है इसको फेंक के मारूँ मैं लेफ्ट, ये कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल तो मैं कर सकता हूँ। तो क्या कहने का मकसद क्या है? क्या ये कीबोर्ड मेरा एसेट है या नहीं है? हाँ सर, बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर, अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर कीबोर्ड हमारा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में अमान? अब क्लियर है आपको? तो हर वो चीज जो कि आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, जिसकी लाइफ भी हो और आपको कंट्रोल भी कर सके, वो चीजें क्या कहलाती है? एसेट कहलाएगी। रितेश, इसका जवाब थोड़ा सा देर में बाद में, ठीक है? इसको होल्ड रखो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर वो बच्चे अभी सामने जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ के ऊपर अभी नहीं आना चाहता, ठीक है ना? आपका 1-2 आंसर्स मैंने होल्ड करे। अच्छा सर, एसिड किस किस टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड, तो देखो देखो टाइप्स ऑफ एसिड के अंदर सबसे पहला एसिड जिसको हम लिखते हैं टेंजिबल एसिड्स। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब दोनों का क्या मतलब है? तो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं? दोज एसेट्स, डेफिनेशन लिखते हैं, दोज एसेट्स who have physical existence are known as
are known as tangible assets. And those assets who don't have physical existence are known as intangible assets. तो ऐसे एसेट जिनको आप फिजिकली टच करके छू कर देख सकते हो वो क्या कहलाते हैं? टेंजेबल एसेट्स कहलाते हैं। और ऐसे एसेट्स जिनको आप छू कर टच नहीं कर सकते लेकिन तब भी वो एसेट है, उनको क्या कहलाएंगे आप? इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप आपका टेंजेबल एसेट्स है या इनटेंजिबल एसेट है? हाँ भाई, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे आंसर करेंगे टेंजेबल एसेट्स के लिए टीए लिखेंगे और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए आईए लिखेंगे। तो आरती कह रही हैं शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो टेंजिबल एसेट्स के लिए टीए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लैपटॉप हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? टेंजिबल एसेट है। एसी इनटेंजिबल है टेंजिबल है? एसी टेंजिबल है इनटेंजिबल है? हाँ भाई तुम बताओ। टेंजिबल एसेट है सर, हम छू कर टच कर सकते हैं एसी को। फर्नीचर, ये फर्नीचर की टेबल है मेरे पास, क्या मैं छू कर टच कर सकता हूं? कैश, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर को मैं छू कर टच कर सकता हूं बेटा? सॉफ्टवेयर बताओ, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वालों, सॉफ्टवेयर हो गया इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं भाई। अच्छा, ब्रांड नेम और लोगो, दोज आर आल्सो नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। मुझे बताएं लैंड, लैंड 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 इज माय टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ऑनलाइन में तो माशाल्लाह सबने सही बताया, वेरी गुड, और तुमने भी ऑलमोस्ट सारे ही सही बताया है ना, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स प्यारे बच्चों जो कि आपको छू के आप उनको टच कर सकते हो उनको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, और ऐसे एसेट्स जिनको आप छू के टच नहीं कर सकते लेकिन तब भी आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, आप उनको क्या बोलते हो? इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये एसेट्स की जो मैंने आपके सामने टाइप्स लिखी थी, ये एसेट की टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। अब उन एसेट की टाइप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स एसेट को दूसरी जबान में हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। तो वो एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम फिक्स एसेट बोलते हैं, और वो एसेट कौन से होते हैं जिनको हम नॉन करंट एसेट, वो करंट एसेट्स बोलते हैं। तो फिक्स एसेट का मतलब क्या है? एसेट्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ at least 12 months are known as fixed assets। मतलब ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ क्या हो, 1 साल से ज्यादा की हो, कम से कम 1 साल हो और 1 साल से ज्यादा की हो, तो उन एसेट्स को क्या बोलते हैं? हम फिक्स एसेट बोलेंगे। और करंट एसेट में लिखते हैं कि एसेट्स हैविंग
useful life of less than 12 months are known as करंट एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो उनको क्या बोलते हैं बेटा? करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो एसेट्स थे वो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि फिजिकली के हिसाब से थे, बिहेवियर के हिसाब से थे। और यहाँ पर जो एसेट्स हमने डिवाइड बाइफरकेट करे हैं ये हमने उनकी लाइफ के हिसाब से करे कि लाइफ 12 महीने और उससे ज़्यादा की है तो फिक्स एसेट है, और अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो आपके पास वो क्या कहलाएगा बेटा? करंट एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तब भी फिक्स्ड है, अगर बिल्कुल 12 मंथ्स की तब भी फिक्स्ड है। एटलीस्ट में आ गया ना वो रितेज, एटलीस्ट में आ गया ना। एटलीस्ट 12 महीने का मतलब क्या? कम से कम 12 है और उससे ऊपर भी है, तो 12 तो है ना एटलीस्ट में। हाँ, करंट में जो मैंने लेस देन 12 मंथ्स लिखा है इसका मतलब 12 नहीं है, 12 से कम ही कम है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, आज की क्लास हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह अब आपसे कल तो मुलाकात नहीं होगी, हो सकता है सैटरडे को मुलाकात हो। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मुलाकात करेंगे क्यूएम की क्लास के अंदर। ठीक है, एक दिन ऑल्टरनेट पे चलाएंगे, एक दिन क्यूएम करेंगे, एक दिन अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे एडमिशन फाइनलाइज हो जाएंगे हमारे पास फिर डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस हो जाएंगी। मैंने कहा था क्योंकि डेमो क्लासेस हैं तो एक वीक तक ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी और उसके बाद जो है वो डेली बेसिस रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी क्लासेस रिज्यूम कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो बस फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। काम